हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एमके सर। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार टॉपिक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इसमें हम लोग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें कैलकुलेशन ऑफ पीएच के पर भी चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट की एसिड किसे कहते हैं। ठीक है, एसिड में जनरली हम लोग जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे कि वैसे सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी हो। एसिड के लिए आप याद रखिएगा कि द सब्सटेंस which have tendency to donate H plus ion, donate H plus ions in aqueous solution या इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन से बेहतर है कि हम लोग इस्तेमाल करेंगे वाटर। ठीक है, जब कभी वाटर से रिएक्शन होगा तो यह H प्लस आयंस डोनेट करता है। वैसे सभी सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं। ठीक है, जितना भी सब्सटेंस H प्लस डोनेट करता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। जैसे देखो HCl है, इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया, H प्लस और Cl माइनस। कहने का मतलब यह है कि HCl को अगर आप H2O के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये बन जाएगा H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये क्या हो गया कि इसको हो गया एसिड। याद रखना, इसका जो टेस्ट होता है वो शॉर्ट टेस्ट होता है। ठीक है, और सबसे खास बात इसमें याद रखना कि यह ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट है कि यह एक इलेक्ट्रोलाइट है। जितना भी एसिड है वो सब के सब एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, वो याद रखना। उसके बाद है कि जब यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा ना तो कैरी करता है हाइड्रोक्साइड आयन का। जैसे मान लो कि HCl है और इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से। ठीक है, तो रिएक्शन होने के बाद देखो यहाँ पर यह है माइनस और यह प्लस, इसमें यह माइनस और यह प्लस। तो क्या होगा कि यह OH इसके पास चला गया H2O के पास, तो क्या हो गया NaCl और प्लस फिर हो जाएगा H2O। तो देखो जो एसिड था वो कौन सा सब्सटेंस को गेन किया, तो OH माइनस आयंस को गेन किया। तो जब कभी भी यह रिएक्शन करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन को गेन करेगा। ठीक है, कैरी करेगा। याद रखना इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि जितने भी एसिड है वो सब के सब मेटल से रिएक्शन करता है। जैसे मान लो कि अगर हम लेते हैं सोडियम, ठीक है, तो 2 मोल्स लेते हैं Na, तो यह H2SO4 से अगर रिएक्शन करेगा तो यह क्या बन जाएगा Na2SO4 और प्लस H2 गैस बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इसको याद रखना। फिर कार्बन अगर कार्बोनेट से अगर रिएक्शन करता है तो CO2 वहां पर रिलीज करेगा। ठीक है, और ये खतरनाक भी होता है अगर एनिमल टिश्यू वगैरह पर अगर मान लो आ जाता है तो वहां पर टिश्यू को डैमेज कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देगा। और दूसरी बात है कि कोई भी सरफेस जो है मेटल का उसको यह बहुत क्विकली कॉर्ड कर देता है। ठीक है, क्या करेगा उस पर, उसको चमक को खत्म कर देता है। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि एसिड को हम लोग कितने पार्ट में बांट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड का ओरिजिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे एसिड का, ठीक है, तो कितने तरह का होता है। तो इसमें पहला है कि ऑर्गेनिक एसिड। तो ओरिजिन किसको कहते हैं कि वो उसका बना कैसे है, उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, उसका प्रिपरेशन कैसा हुआ, तो उसी को हम लोग कहते हैं
ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड में जितने भी हम लोग देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड में उसमें कार्बन जो होगा वो मेन कंपोनेंट होगा। जैसे देखो, जितने भी लिविंग प्लांट्स है या एनिमल्स है, सब में एसिड होता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि साइट्रिक एसिड है, तो साइट्रिक एसिड फ्रूट में मौजूद रहता है। ठीक है, तो याद रखना कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है साइट्रिक एसिड का। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड हम लोग कहते हैं CH2 COOH COOH और फिर हो जाएगा CH2 और COOH और यहाँ पर होगा OH। इसको हम लोग कहते हैं साइट्रिक एसिड। यह कहाँ पाया जाएगा? तो फ्रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है, याद रखना है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, विनेगर में पाया जाता है, इस पॉइंट को याद रखना। उसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड किसे कहते हैं वो भी देख लो। टोमेटो में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होगा C डबल बॉन्ड O और फिर OH और फिर C डबल बॉन्ड O और OH। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों का एक और है टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है OH OH H H और CH2 और COOH और सॉरी CH2 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा यहाँ पर COOH और फिर यहाँ हो जाएगा COOH। तो इसको हम लोग कहते हैं टार्टरिक एसिड। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो होता है ना वो मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, और उसका टेस्ट जो होता है ना वो मिल्क कॉर्ड वगैरह में पाया जाता है और उसका भी टेस्ट जो होगा ना वो सॉर में होगा। और देखो लैक्टिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COH और फिर COOH। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सब एसिड का वो कार्बनिक कंपाउंड है, मतलब जितने भी हैं कार्बन का। दूसरा होता है मिनरल्स। तो मिनरल्स जो होगा वो जनरली इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड होता है और यह बहुत ही डेंजरस होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, तो अब यह टाइल्स मार्बल वगैरह भी होता है ना उसको भी वह डिस्टर्बिंग कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका HCl कहते हैं। तो याद रखना ऑर्गेनिक एसिड जितना भी है वो डेंजरस नहीं होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक एसिड जितना भी है, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, ये बहुत ही डेंजर होता है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है एसिड में कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड एसिड। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात अगर हम लोग करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और दूसरा जो होगा वो वीक एसिड होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं कि वैसे एसिड जो वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करके अपने टोटल हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर दे, उसको हम लोग कहते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इन इक्वल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे मान लो कि यहाँ पर H2SO4 है या HNO3 है, इसको आप रिएक्शन करा दो वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? H3O प्लस और फिर प्लस हो जाएगा NO3 माइनस। तो अपने ये टोटल आयंस को रिलीज कर दिया। उसी तरह से अगर हम लोग H2SO4 को अगर रिएक्शन करा देते हैं तो यह बन जाएगा 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, तो इसमें याद रखना। तो ऐसे जितने भी एसिड्स होगा, जैसे फॉस्फोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो अपने पूरे आयंस को इक्वल सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। और वीक एसिड वैसे एसिड को जो कहते हैं
कि जो वीक एसिड आर दोज एसिड विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, वो पार्शियली आयोनाइज होता है इक्वस सॉल्यूशन में। इसमें कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, मैलिक एसिड है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक वाले एसिड है वो सभी के सभी एसिड को हम लोग कहेंगे कि वीक एसिड है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो इनऑर्गेनिक एसिड होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट है कि एक होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं जिसका कंसंट्रेशन लो हो, और कंसंट्रेशन किसको कहते हैं वो समझ लेते हैं हम लोग। कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन 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 जो होता है वो होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब यह है कि C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल बाय वॉल्यूम, इसको याद रखना। अब डाइल्यूट कब कहेंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल्स के अमाउंट जो होगा वो कैसा हो, एक्सेस हो। जब वाटर मॉलिक्यूल्स हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में अगर एक्सेस डाल देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि डाइल्यूट है। ठीक है, अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन, तो किसी भी सॉल्यूट का मोल्स अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसे एसिड जिसका कंसंट्रेशन लो हो, कम हो, डाइल्यूट हो, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि यह डाइल्यूट एसिड है। और उसके बाद होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो वैसे सॉल्यूशन, वैसे कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है वैसे सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हाई होता हो। ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसमें, हाँ इसमें याद रखना ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितना भी है उसका कंसंट्रेशन लो होता है, और जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन, जैसे अब इसमें अगर देखो H2SO4 है तो इसका जो होगा इसमें हाई कंसंट्रेशन होगा, कैसा हो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन होगा। ठीक, वही अगर आप लैक्टिक एसिड की बात करेंगे, लैक्टिक एसिड की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, कि इसका जो होगा यह लो कंसंट्रेशन होगा। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखना कि जिसका कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगा उसको हम लोग कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कम हो, और जिसका मैक्सिमम होता है उसको हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आप इस पॉइंट को याद रखेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एसिड कैन बी क्लासिफाइड। अगर मान लेते हैं हम लोग कि कोई भी सब्सटेंस जितना नंबर ऑफ H+ आयन डोनेट करता है ना, ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोग जानते हैं कि क्या कितने तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें मेनली हम लोग कहते हैं कि एक मोनो होता है, दूसरा पोली। पोली में क्या आ जाएगा, डाइप्रोटिक भी आ जाएगा और ट्राइप्रोटिक भी आ जाएगा। तो इसमें याद रखना सबसे पहला बात कि एसिड के लिए वो कि बेसिसिटी क्या होता है। ठीक है, बेसिसिटी क्या होता है, तो याद रखना द नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस डोनेट बाय acid is called basicity of acid। ठीक है, या उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटिक। ठीक है, उसको इसी बेसिसिटी को हम लोग दूसरा नाम जानते हैं प्रोटिक। जैसे पहला है कि मोनोप्रोटिक, तो मोनोप्रोटिक में होगा कि H+ जो होगा वो एक ही सब H+ डोनेट करेगा कोई भी एसिड। जैसे अगर आप देखते हैं कि HCl है तो ये क्या हो जाएगा, H+ और प्लस Cl-। तो आप इसको कह सकते हो, आप इस H+ के कह सकते हो कि मोनोप्रोटिक है, मोनोप्रोटिक एसिड है, या इसका दूसरा नाम आप कह सकते हो कि मोनोबेसिक है। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड है। अगर इसी तरह से अगर हम HNO3 की बात करें तो HNO3 जब डिसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा, H+ और प्लस NO3-, तो इसको भी हम कहेंगे कि यह मोनोबेसिक है।
डाइप्रोटिक या डाई बेसिक एसिड हम लोग वैसे एसिड और बेस को कहते हैं जिसके पास टेंडेंसी हो 2H+ डोनेट करने का, ठीक है, 2H+ डोनेट करने का। जैसे 2H+ डोनेट करने का जो टेंडेंसी है वो देखो सल्फ्यूरिक एसिड के पास है, जैसे H2SO4 है, इसको अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 2H+ और प्लस SO4 2- कार्बोलिक एसिड है, जैसे H2CO3 है, ठीक है, तो H2CO3 तो क्या हो जाएगा 2H+ और फिर प्लस हो जाएगा CO3 2-। तो आप इसको या तो डाइप्रोटिक भी बोल सकते हैं या इस दोनों एसिड को आप डाई बेसिक बोल सकते हो, डाई बेसिक एसिड है। तो सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर है कि कौन सा एसिड कितना H+ डोनेट करता है, उसी को हम लोग कहते हैं। तो जो सब्सटेंस एक H+ डोनेट करता है उसको मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक कहते हैं। जो सब्सटेंस 2 डोनेट करता है, 2H+ डोनेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं डाइप्रोटिक, या उसी और को हम लोग कहते हैं कि डाइबेसिक है। अगर कोई ट्राई बेसिक होगा, ट्राई बेसिक, तो वो 3 सब्सटेंस मतलब 3H+ आयंस को डोनेट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ट्राई प्रोटिक की बात करते हैं तो देखो H3PO4 हो जाएगा, तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो कितना बन जाएगा 3H+ और प्लस PO4 3- हो जाएगा। तो यहाँ 3 डोनेट कर रहा है, इसको ट्राइप्रोटिक या हम लोग कहते हैं कि यह ट्राई बेसिक एसिड है। बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछता है, आप इसको याद रखेगा। पॉलीट्रॉपिक हम लोग उसको कहते हैं जिस एसिड में 3 से ज्यादा अगर H+ आयन डोनेट हो तो उसको पॉलीट्रॉपिक हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस किसको कहते हैं तो आप जानते हैं कि बेस के बारे में, बेस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि द सब्सटेंस which have tendency to donate H+ आयंस, ठीक है, H+ सॉरी OH- आयंस, क्या हो जाएगा OH- आयंस, OH- आयंस। वैसे सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी हो OH- आयंस डोनेट करने का, किसमें तो वाटर मॉलिक्यूल्स में, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक। अब देखो तो अब इसमें भी याद रखना कि बेस जो होता है यह अल्कली मेटल में सोलेबल होता है। कोई भी बेस जो होगा वो अल्कली मेटल में सोलेबल होता है। तो अल्कली मेटल कौन कौन होता है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रांसियम हो गया। ये जितने भी एलिमेंट है इस सब को हम लोग कहते हैं कि यह अल्कली मेटल है, ठीक है ना, अल्कली मेटल है, ठीक। इसका टेस्ट जो होगा बीटर टेस्ट होगा। और इसमें याद रखना कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यह भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक। और जब यह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा तो कैरी करेगा कौन सा H+ आयंस को, ठीक है, H+ आयंस को कैरी करेगा। और देखो उसके बाद है कि यह बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, और स्लिपरी होता है। और यह जो है ना जितना भी बेस है वो डिजोल्व होगा किस में, फैटी मटेरियल्स में। जितना भी बेस है यह डिजोल्व हो जाएगा फैटी मटेरियल्स में, आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि बेस है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है कि एसिड और बेस का, जैसे हम लोग एसिड में स्ट्रेंथ की बात पढ़े हैं वैसे ही हम लोग बेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जो हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में तो वो क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो यहाँ भी ध्यान रखना कि जितना भी इनऑर्गेनिक बेस है ना, इनऑर्गेनिक बेस में जैसे सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, तो जितना भी वो आएगा अल्कली मेटल, वो बेस सब जो होगा वो वीक बेस होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जैसे मान लो कि NaOH है, KOH है, MgOH का होल ट्वाइस आप ले सकते हो। तो इस तरह का जो भी बेस होगा उसको हम लोग कहेंगे कि यह जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब बात करेंगे कि ऑर्गेनिक बेस की बात, तो वीक बेस आर दोज बेस विच कैन नॉट
कंप्लीटली डिजोल्व इनटू इट्स आयन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं। तो ऑर्गेनिक बेस जितना होगा, जैसे NH4OH है, यह जो हमारा बेस है वो कैसा होगा, वीक बेस हो। तो इसको जब हम वाटर्स में अगर हम डालते हैं तो पूरे के पूरे आयंस डिजोल्व नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को, तो वो पूरे के पूरे फुल्ली रूप से डिजोल्व हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग बेस है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डाइल्यूट बेस। तो इसमें याद रखना, जिसका कंसंट्रेशन अगर कम हो, ठीक है, जिसका लो कंसंट्रेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं कि यह डाइल्यूट बेस है, और जिसका हाई कंसंट्रेशन होगा अल्कली के साथ में, उसको हम लोग कहेंगे कि यह स्ट्रॉन्ग बेस है। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि मोल बाई वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ठीक है, एसिड ऑफ स्ट्रेंथ और बेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें याद रखना, ए स्केल फॉर द मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है, हैज बीन डेवलप द पी इन पीएच स्टैंड फॉर द पॉटनेस इन जर्मन मीनिंग। जर्मन मीनिंग में पॉटनेस का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो एसिड और बेस के लिए अगर हम लोग देखते हैं एक स्केल बना के तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये एक स्केल है, ठीक है, यह एक स्केल है, इसको हम लोग कहते हैं, इस स्केल को हम लोग कहते हैं कि यह पीएच स्केल है। कौन सा स्केल है, पीएच स्केल है, याद रखिएगा, इस स्केल को हम लोग कहते हैं कि पीएच स्केल है। देखो इसके मिड पॉइंट पर, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, जब इसमें पीएच का वैल्यू अगर 7 रहेगा, पीएच का वैल्यू अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 रहेगा तो इस सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रल कहेंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, तो इसको हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और जब 7 से ज्यादा जाइएगा, ठीक है, जैसे 7, 8, 9 इसी तरह से, और कहाँ तक, तो 14 तक, तो राइट साइड में पीएच स्केल के राइट साइड में बेसिक कैरेक्टर का होता है, ठीक है। बीच में जब 7 होगा तो न्यूट्रल, और 7 से 14 के बीच में होगा तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह बेसिक है। यह कैसा है, तो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू जो होगा, यहाँ पीएच बराबर होगा 7 का, और यहाँ जो पीएच होगा यह ग्रेटर देन होगा 7 से, ठीक है। और जब आप इस डायरेक्शन में आइएगा 7 से कम की ओर, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से जब नीचे की ओर 0 तक आइएगा तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन है। इसे सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन कहते हैं। और एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बात है पीएच स्केल के लिए, ठीक है, कि जब पीएच में अगर 7 है पीएच का वैल्यू तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे, अगर 7 से कम है तो एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे, अगर 7 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि क्या होता है कि पीएच सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दिया गया हुआ है जिसको आप याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किस सब्सटेंस का पीएच कितना होता है, तो इसमें आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी वर्क इन द नैरो रेंज ऑफ द पीएच, तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज जो होता है वो कहां से कहां होता है, 7 से 7.8 तक, ठीक है। एसिडिटी कैन बी लेथल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे तो स्टमक में जो होता है ना वो HCl सिक्रीट करता है। तो HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। और किसके लिए, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फूड से अगर जो हम लोग फूड लेते हैं अगर उसके साथ बैक्टीरिया चला गया तो वहां पर HCl सिक्रेट होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है ना। एंड द लाइनिंग ऑफ स्टमक,
प्रोटेक्ट वाइटल सेल फ्रॉम दिस एसिडिक पीएच। अगर यहाँ जो पीएच में जो बैक्टीरिया की वजह से जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। तीसरा पॉइंट है कि पीएच एंड टूथ डीके, लोअर पीएच बिकॉज ऑफ सॉर फूड एंड स्वीट फूड कैन कॉज टूथ डीके, ठीक है। द पीएच माउथ शुड ऑलवेज बी मोर देन 5.5। तो माउथ का जो पीएच होता है उसको होना चाहिए हमेशा कितना, 5.5 से ज्यादा, ठीक। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है पीएच एज ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन द प्लांट एंड एनिमल। सर्टेन एनिमल लाइक बी एंड द प्लांट्स लाइक नेटल secrete highly acidic substance for the self defense। जैसे मान लो मधुमक्खी है तो क्या करता है कि कहीं पर अगर बाइट करता है तो वो क्या किया, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए किया, तो उसका जो पीएच होता है वो काफी हाई होता है। तो इसमें याद रखना 2 पॉइंट कम से कम याद रखना कि माउथ का पीएच 5.5 होता है, दूसरा कि बॉडी एनिमल का जो बॉडी होता है उसका पीएच वैल्यू 7 to 7.8 तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, तो देखो साल्ट का निर्माण जब भी होगा तो एसिड और बेस से जब रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का निर्माण होता है। व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विथ बेस देन salt and water are formed। तो this reaction is known as neutralization reaction। this reaction is known as neutralization reaction। जैसे देखो कि HCl और प्लस NaOH, अगर HCl और NaOH को रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि यह सॉल्ट है। तो यह किसके रिएक्शन के थ्रू मिला, तो एक तो आप रखोगे कि एसिड और दूसरा बेस, कि जब कभी भी एसिड और बेस अगर रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन द एसिड एंड बेस कंबाइंड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस कंबाइंड करेगा, अगर मान लो कि एसिड के साथ अल्कली सब्सटेंस अगर कंबाइंड कर रहा है तो उसका कैसा कैरेक्टर हो जाएगा कि वह बेसिक सॉल्ट है, और अदर कोई सब्सटेंस अगर कनेक्ट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह एसिडिक सॉल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूड, अगर इप्सम सॉल्ट है तो MgSO4 यूज इन द बाथ सॉल्ट, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, यूज्ड एज द फर्टिलाइजर, एंड बेकिंग सोडा NaHCO3 यूज्ड इन द कुकिंग, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर MgSO4 है तो इसको हम लोग कहेंगे कि बेसिक सॉल्ट है, और उसके अलावा जितना भी है NH4, तो NH4 बेस कंपोनेंट है तो ये भी कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। और यहाँ पर NaHCO3 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि H प्लस देने का टेंडेंसी है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एसिडिक सॉल्ट है। इस बात को याद रखना। द pH salt of the solution depend upon the strength of acid and base combined in the neutralization reaction। किसी भी रिएक्शन का जो pH जो होता है वो एसिड और बेस के रिएक्शन पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर क्या होता है, यह एक सब्सटेंस है जो इंडिकेट करता है किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर, ठीक। चलो अब देखो हम लोगों को करना है कि द कलर ऑफ सम एसिड एंड बेस इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर गिवन बिलो। जब एसिडिक और बेसिक मीडियम दिया रहेगा तो वहां पर हम लोगों को कलर फाइंड आउट करना है इंडिकेटर का। तो देखो यहाँ पर हम बनाते हैं एक टेबल, ठीक है। चलो ये हमारा एक टेबल है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि नंबर है, ठीक है। यहाँ पर इंडिकेटर और यहाँ पर हो जाएगा कि कलर
इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, और इसमें हो जाएगा कलर, कलर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, कलर इन बेसिक मीडियम। देखो इसमें क्या होगा कि पहला जो हम लोग लेते हैं, एक नंबर में लिटमस लेते हैं। ठीक है, लिटमस। तो लिटमस क्या होता है कि इसमें जब रहेगा, इसमें, तो यह हो जाएगा रेड। ठीक है, एसिडिक मीडियम है, और इसमें होगा ब्लू। याद रखना इसको, इसमें होगा रेड और इसमें होगा ब्लू। और जब हम लोग अगर इसको मिथाइल ऑरेंज लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज 2 नंबर में, मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज के लिए इसमें हो जाएगा पिंक। ठीक है, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पिंक, और इसमें हो जाएगा ऑरेंज। याद रखना। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज। तीसरा में अगर हम लोग लेते हैं फिनॉल, फिनॉल फेफ्थलीन, तो ये हो जाएगा कलरलेस। ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। याद रखना। और इसमें हो जाएगा कि यह पिंक हो जाएगा। ठीक है, कलरलेस, और उसमें हो जाएगा पिंक। और चौथा है, चौथा है कि अगर हम लोग इसमें लेते हैं एक मिथाइल रेड लेते हैं, मिथाइल रेड लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम लोग मिथाइल रेड रखेंगे ना, तो यह जो कलर होगा, ये वाला, ये जो कलर होगा यह हो जाएगा येलो। याद रखना। और इसको हो जाएगा रेड, बेस में यह रेड हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है, याद रखना इसको कि जैसे केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि कोई भी एसिड जो होगा, जैसे देखो एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग किसी भी एक्टिव मेटल से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या देगा? वो हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे यहाँ पर देखो Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 हो रहा है। अगर इसी को अगर हम लोग Zn और प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl से करा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ZnCl2 और प्लस H2 गैस। ठीक है, तो आसानी से बन जाएगा। अगर हम लोग एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट से, ठीक है, तो वहां पर मेटल कार्बोनेट से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर, और क्या बन जाएगा? सॉल्ट वाटर, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम लोग एसिडिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं HCl से, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा सॉल्ट, वाटर और CO2। ठीक, अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड को, जैसे मान लो बेस के साथ, ठीक है ना, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं जैसे NaOH और प्लस HCl, तो इसको रिएक्शन कराते हैं तो यह बन जाएगा NaCl और प्लस H2O। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, अगर अदर लेते हैं कोई तो KOH और प्लस मान लो कि H2SO4 है, तो यहाँ से बन जाएगा K2SO4 और प्लस H2O। ठीक है, K2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा? H2O, तो यहाँ पर 2 मोल बनेगा। तो इस तरह का रिएक्शन होता है बेस के साथ। ठीक है, और अगर एसिड को अगर हम लोग मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, तो वहां पर जैसे देखो कि कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन करा रहे हैं H2SO4 को से, तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट, और उसके साथ जो रिलीज होगा वो होगा H2O। ठीक है, तो ये हमारा बेहतरीन एक पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है कि एडिशन ऑफ एसिड और बेस टू द वाटर। ठीक, इसमें याद रखना कि जनरली हम लोग नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे कि पानी में इसको डालते हैं तो यह हाईली हीट जनरेट करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होगा इसमें होता है हीट लॉस बाय द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, कोई भी मटेरियल्स को अगर दूसरे मटेरियल से अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो वहां से हीट रिलीज होगा। तो जब हीट रिलीज होगा तो उसको हम लोग
एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव होगा, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ वुड, इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरा होता है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में होता है कि हीट इज गेन, तो हीट गेन बाय द सिस्टम, ठीक है, बाय द सिस्टम, हीट गेन बाय द सिस्टम। इसमें होगा कि हीट गेन करेगा सिस्टम के द्वारा, उसको हम लोग इंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और तीसरा होता है आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड। तो इसमें होगा नाइदर हीट लॉस और नॉर हीट गेन, ना तो हीट लॉस करेगा और ना ही हीट गेन करेगा। तो इसमें डेल्टा एच का वैल्यू जो होगा, डेल्टा एच 0 हो जाएगा। और इसके लिए देखोगे तो डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें याद रखना, ठीक। तो क्या है कि नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड हाईली एक्सोथर्मिक एज अ रूल, ठीक है। ऑलवेज add acid to the water and never to the other way. The acid must be added solely to the water with constant stirring. If one mixes the other way by adding water to concentrated acid, the heat generated, ठीक है। या किसी भी सब्सटेंस को हम लोग जलाते भी हैं तो हीट गेन होगा। तो यहाँ सिर्फ ध्यान रखना कि जब कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो वहां पर क्या होगा, हीट रिलीज होगा, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे। तो पहला है रिएक्शन विथ मेटल। तो अगर मेटल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो देखो, जैसे मान लो कि 2 मोल्स ऑफ NaOH है, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ NaOH है, इसको रिएक्शन करा देंगे जिंक से, तो यह बन जाएगा Na2 और Na2 ZnO2 और प्लस H2, ठीक है। या आप इसमें रिएक्शन करा दे सकते हो एसिड से भी या बेस से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर H2 मॉलिक्यूल्स हम लोगों का मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना। उसके बाद रिएक्शन विथ एसिड, जैसे रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो मान लो कि KOH और प्लस HCl है, तो यह क्या बन जाएगा, KCl प्लस H2O। दूसरा तुम देख सकते हो, अगर मान लो कि अगर हम लोग KOH को रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 से, तो क्या बन जाएगा, K2SO4 और प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो इसको कहते हैं। और जब एसिड और बेस को अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो वहां पर जैसे NaOH को रिएक्शन अगर CO2 से करा रहे हैं तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है बेस में, आप इसको याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, उसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। वो हम लोगों को फूड में काफी ज्यादा यूज होता है, नमक, ठीक है। इसके लिए हम लोग NaCl को बेस्ट सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि यह हाइड्रोक्साइड बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अदर बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है। वॉशिंग सोडा कपड़े वगैरह धोने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा की बात हम लोग खाने में करते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए देखो, प्रिपेयर्ड बाय द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग पास करेंगे इक्वस सॉल्यूशन से, किसका, तो सोडियम क्लोराइड का, तो वहां पर बन जाएगा हम लोगों को क्या, NaOH, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एट CaOCl2, ठीक है, through the actual component in the quite complex. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on the dry select lime, ठीक है। जब हम लोग select lime को क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे तो वो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन के साथ अगर रहेगा तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, उसके अलावा इंसेक्ट्स के किल करने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा को हम लोग केमिकल फॉर्मूला कहते हैं कि NaHCO3 है। इसको प्रिपरेशन किया जाता है कि जब NaCl H2 और CO3 को अमोनिया की मौजूदगी में रिएक्शन करा देंगे तो यह बन जाएगा NH4Cl और एक हो जाएगा NaHCO3। दूसरा होता है कि वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा के याद रखना कि Na2CO3 इंटू 10H2O को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, 10H2O को हम लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, उसी को कहते हैं वॉशिंग सोडा। यह होता है Na2CO3.10H2O, इसको याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए याद रखना कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O को, ठीक है, अगर हम लोग हीट करेंगे 373 केल्विन पर, तब वहां पर बन जाएगा CaSO4 इंटू H2O। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका यूज जो होता है कि अगर बोन फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको प्लास्टर करने में, और दूसरा जो इसका यूज होता है वो इसको स्टैचू वगैरह मूर्ति बनाने में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ गोल्डन की पॉइंट होगा, गोल्डन की पॉइंट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा एकदम। जैसे इसमें देखो कि एसिड इज ए कंपाउंड विच यील्ड हाइड्रोजन एटम। एसिड जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, H+ आयंस को डोनेट करता है। दूसरा कि इसका pH वैल्यू जो होगा वो 7 से कम होगा, pH वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 7 से कम होगा। दूसरा कि जनरली एसिड जो होता है वो रेडियली रिएक्ट करता है मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे मान लो कि हमको जिंक से रिएक्शन कराना है किसके साथ, HCl के साथ, तो इसको 2 मोल रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ZnCl2 और प्लस H2 गैस। तो किसी भी मेटल के साथ जब यह रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि H2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, उसके बाद एसिड विद लाइमस्टोन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर द एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड एंड कैल्शियम क्लोराइड। जब अगर अदर कंपोनेंट के साथ, जैसे यहाँ पर देख रहे हो क्या कर रहा है कि अगर लाइमस्टोन CaCO3 को अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहां पर क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, जैसे देखो CaCO3 इसको हम लोग ट्रीट कर देते हैं किससे, इसको हम लोग अगर ट्रीट कर देते हैं कोई भी एसिड के साथ, जैसे मान लो कि HCl है, तो यहाँ पर यह बन जाएगा 2 मोल ले लोगे तो यह बन जाएगा CaCl2 और प्लस H2CO3। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट है कि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस। ठीक है, एसिड जो होता है ब्लू से कन्वर्ट कर देता है किस में, रेड में। दूसरा है कि एसिड हैव टेंडेंसी टू कोरेट मेटल सरफेस क्विकली, मेटल सरफेस को कोरेट कर देता है बहुत ही फास्ट। ठीक है, एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है कि इंडिकेटर आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच बिहेव्स differentially in the acid and base medium and helps in the determine the chemical nature of the substance। मतलब कोई भी इंडिकेटर है वो सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही मदद करता है। उसके बाद एसिड बेस इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस बाय द चेंज इन देयर कलर ऑफ द स्मेल। इंडिकेटर कैन बी न्यूट्रल और सिंथेटिक। तो यहाँ पर इंडिकेटर का काम क्या होता है कि कलर को चेंज करना, जो हम अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं, कलर को चेंज करना। ठीक है, जैसे अगर आप ले रहे हो जैसे कि मान लो लिटमस, तो वहां पर अगर एसिडिक में तो कैसा हो जाएगा रेड, अगर बेसिक में तो कैसा हो जाएगा ब्लू। तो वो हम बता चुके हैं, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है
कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, दीज आर द इंडिकेटर व्हिच आइडेंटिफाई द ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। उस वैसे इंडिकेटर को हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, दूसरा है ओनियन का जैसे स्मेल, अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, स्मेल ऑफ द ओनियन डिमिनिश लेस इन ए बेस एंड रिमेन्स एज इट इन द एसिड। एसिड में जो जो प्याज है उसका स्मेल रहेगा, लेकिन बेस में क्या होता है, वह खत्म हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि विनेलिया क्या होता है, तो द ऑर्डर ऑफ विनेलिया इंश्योर्स द डिसअपीयरेंस व्हेन इट इज एडेड टू द बेस। जब इसको अगर हम लोग बेस के साथ ऐड कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है। तीसरा है टर्मरिक इन द एसिड, येलो कलर ऑफ द टर्मरिक रिमेन येलो इन द बेस, येलो कलर ऑफ द टर्मरिक टर्न्स रेड। ठीक है, बेस में रेड रहेगा, लेकिन जैसे इसको एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ कन्वर्ट, एसिड में देखो टर्मरिक जो होगा वो एसिड में येलो रहेगा, लेकिन जैसे इसको हम लोग डालेंगे बेस के साथ, बेस के एसिड में रेड रहेगा, और बेस के साथ जब इसको डालेंगे तो यह रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिटमस के बारे में हम लोग जानते हैं, लिटमस क्या है, तो यह किसी भी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कैरेक्टर को चेंज कर देता है, मतलब कलर के बारे में बताता है कि बेस है तो लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू, एसिड है तो लिटमस कैसा हो जाएगा, रेड। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वाटर एक एसेंशियल कंपोनेंट है, बिना वाटर के हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते हैं। फेनोफ्थिलीन में क्या होता है, फेनोफ्थिलीन में रिमेन्स कलरलेस इन एसिड और पिंक इन बेस। ठीक है, कलरलेस होगा एसिड में और बेस में हो जाएगा पिंक। और दूसरा मिथाइल ऑरेंज में, तो मिथाइल टर्न्स पिंक इन एसिड बिकॉज येलो इन बेस। ठीक है, एसिड में क्या होगा कि यहाँ पिंक होगा और बेस में क्या होगा कि यहाँ येलो होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना। उसके बाद जो हम लोगों का पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। देखो, तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पीएच के लिए एक फॉर्मूला होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के लिए, याद रखना कि फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन में याद रखना कि H प्लस बराबर होता है OH माइनस। ठीक है, और यह बराबर होता है 10 का पावर -7 m। यहाँ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तब पीएच का जो फॉर्मूला होता है, तब पीएच बराबर होता है -log H प्लस। ठीक है, -log H प्लस, जहां इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंसंट्रेशन के लिए। अब मान लो कि अगर HNO3 का कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है कितना, मान लो 0.01, तो इसका पीएच निकालना है। तब पीएच जब भी निकलेगा ना, तब पीएच इज इक्वल टू हो जाता है -log H प्लस, और यहाँ पर H प्लस का जो वैल्यू है वो है -log 0.01। तो अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -log 10 का पावर -2, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 और log 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ 2। तो एक तो यह याद रखना पीएच का फॉर्मूला। अब यहाँ पर पीएच का कैलकुलेशन कैसे होता है हम उसके बात करते हैं। ठीक है, तो पीएच इसको नोट करो। पीएच के कैलकुलेशन में देखो क्या होता है कि log 1 0 होता है, log 2 यह होता है 0.30, log 3, तो log 3 होता है log 3 जो होता है 0.47, और फिर log 4 जो होगा यह होता है 0.62, या 60 इसको ले लो 0.60, और उसके बाद log 5 जो होगा वो 0.69 के करीब होगा। और उस तरह से एक log 7 का याद रखना, तो log 7 का होता है 0.84, और उसके बाद बाकी सबको हम लोग निकाल लेंगे। 3 फॉर्मूला होता है, log A इंटू बी, तो ये हो जाएगा log A प्लस log B, और फिर हो जाएगा log A बाई बी, तो इसके लिए होता है log A और माइनस log B, और log
ए का पावर बी बराबर होता है बी लॉग ए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कोई भी एसिड का कंसंट्रेशन दे दे, जैसे मान लो कि HCl का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+, अगर मान लो दिया हुआ है 0.002, तो यहाँ से हमको pH निकालना है, तब pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसको देखो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 × 10⁻² लिख सकते हैं। तो H+ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 10⁻², ठीक है ना, 2 × 10⁻² हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तब pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H+, तो 2 × 10⁻²। अब इसको 2 बार लिख लो, तो माइनस लॉग 10⁻², और फिर हो जाएगा माइनस लॉग 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 log 10, माइनस लॉग 2 का वैल्यू 0.30, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 0.30, तो यहाँ से आ जाएगा 1.70, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग pH का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को क्लास 12 में पढ़ना था, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार अगर अच्छे से वीडियो को देख लेंगे तो आपको कम्प्लीटली यह तैयार हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।